हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इतिहास में भी वो 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दों को पढ़ रहे हैं, यानी इंग्लिश में बात करें इशू इन 20th सेंचुरी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर इसको भी पढ़ रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम आज आपकी राष्ट्र संघ वाला जो यूनिट है इसको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके संपर्क करने वाले हैं आप सभी के साथ में। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम आपको पहले ये भी क्लियर कर दें कि हमने राष्ट्र संघ क्या है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। राष्ट्र संघ की संरचना इसको हमने आप सभी के लिए पढ़ा दिया है और राष्ट्र संघ की सफलता क्या है हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। और साथ ही साथ में ये चौथा क्वेश्चन का आप सभी के लिए वीडियो है और इस वीडियो में हम राष्ट्र संघ का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना आप सभी से पेपर में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पेपर में अक्सर रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी की 5th सेमेस्टर की जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी वो मैं बना दूंगा और आप उसका एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्र संघ की असफलता की। तो राष्ट्र संघ आप सभी को पता है कि इसे बेसिकली क्यों बनाया गया। इसे बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ना हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई संस्था नहीं थी। अगर ऐसी कोई संस्था होती जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोक पाती तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। ये कमी को महसूस करते हुए मित्र राष्ट्र तथा जीते हुए देशों ने पेरिस शांति सम्मेलन में क्या किया, राष्ट्र संघ के मसौदे को तैयार किया और राष्ट्र संघ की स्थापना की। लेकिन जिस उम्मीद से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कि भविष्य में ये युद्ध को रोकेगा, विश्व युद्ध नहीं होने देगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी का होता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलता है। और ये हमारे लिए एक, ये नहीं कहेंगे कि हम ये बिल्कुल पूरी तरीके से असफल रहा। राष्ट्र संघ सफल भी था, ऐसी बात नहीं। उसने कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने या अपने तरीके से अगर हम देखें तो सन 1914 से लेकर 1918 तक इस बीच में तो कोई संस्था नहीं थी, लेकिन जब 1920 तक लगभग ये पूरी तरीके से बन गया तो लगभग इस 19 सालों में इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उन एजेंसीज के थ्रू कई सारे काम किए जो हमने सफलता वाली वीडियो में पढ़ा। लेकिन अब हम इसमें असफलता की बात करते हैं। तो असफलता की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए आता है 1923 की जो है आपकी कोफरू घटना। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कोफरू घटना क्या है, तो इसको अभी आगे पढ़ना ही है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि दो बार डिस्कस ना हो, आपका समय अधिक खराब ना हो, इसीलिए हम उसी समय डिस्कस करेंगे। कोफरू घटना जब हुई और उसके बाद ही हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ जो है वो असफल होता हुआ हमें दिखाई दे जाता है। क्योंकि इस घटना के बाद से ही हम देखते हैं राष्ट्र संघ के सामने कई सारी चुनौतियां आती है। राष्ट्र संघ को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ में हम इन सभी पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं राष्ट्र संघ क्यों असफल हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली बात तो राष्ट्र संघ बेसिकली क्यों बनाया गया, इसका इसमें सबसे पहली बात तो प्रारंभिक कमी थी। फर्स्ट पॉइंट आप इस तरीके से बनाओगे कि राष्ट्र संघ में क्या था, सबसे पहले एक प्रारंभिक कमी थी और यह राष्ट्र संघ में संधि के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जो वर्साई की संधि थी, आप सभी को पता है इसका मसौदा भी 1919 में जो हुआ पेरिस शांति सम्मेलन था उसमें ही तैयार किया गया था और राष्ट्र संघ का जो मसौदा था वो भी उसका मसौदा पेरिस शांति सम्मेलन में ही किया गया था। दोनों के दोनों पेरिस शांति सम्मेलन जो था आप सभी का, उसी के अंदर इसका क्या किया गया, मसौदा तैयार किया गया, शांति सम्मेलन, इसी में ही इसका क्या किया गया, मसौदा तैयार किया गया था। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ तो इसके बाद से पेरिस शांति सम्मेलन के जरिए ही जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई। और मैं आप सभी को वर्साई की संधि पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप सारी की सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें वर्साई की संधि जो है राष्ट्र संघ को हम देखते हैं कि भाई उसने बेसिकली लागू करवाई और इस वजह से राष्ट्र संघ जो है वो वर्साई की संधि की वजह से ही, वर्साई की संधि आखिर थी क्या, जर्मनी पे थोपी गई, युद्ध का जिम्मेदार, प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार उसे माना गया, युद्ध का हर्जाना लिया गया, साथ ही जर्मन के जितने उपनिवेश थे वो छीन लिए गए, जर्मन की जो सेना थी उसको सीमित कर दिया गया, जर्मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए।
तो हम इन सब घटना की वजह से हम देखते हैं कि जर्मनी युद्ध के लिए भाई बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा था, या फिर आप ये कह सकते हो जर्मनी पे इतनी ज़्यादा कठोर शर्तें थोपी गई जिसकी वजह से जर्मनी का नाखुश होना स्वाभाविक सी बात है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही थी वो राष्ट्र संघ की आड़ में चल रही थी, या आप कह सकते हो कि राष्ट्र संघ के जितने सदस्य देश थे वो सारे के सारे जर्मनी पर वर्साई की संधि लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में थे। इसीलिए हम देखते हैं कि ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो हुई ये राष्ट्र संघ की असफलता का सबसे पहला कारण बनती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ में एक घटना घटती है मार्च 1920 में, और इसमें क्या होता है कि अमेरिका की सीनेट यानी अमेरिका की जो संसद है उसने वर्साई की संधि और जो साथ ही साथ राष्ट्र संघ है इन दोनों को ही अस्वीकार कर दिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो फ्रांस है और दूसरा ब्रिटेन है वो दोनों के दोनों अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक तो वर्साई की संधि ऐसी संधि बना रहे जो कि जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दूसरी बात जो ये राष्ट्र संघ है ये इसके कई सारे ऐसे नियम थे जिससे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको नुकसान पहुंच सकता था, इसीलिए अमेरिका इसके अंदर शामिल हुआ ही नहीं। अब इसके पीछे क्या कारण थे इसमें बताया गया है। कई अमेरिका के ऐसे नेता थे जिनका मानना था कि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इन देशों के साथ जैसी नीतियां चल रही है भविष्य में युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। जब किसी एक देश को आप इतना ज़्यादा दबाओगे, आप पूरे युद्ध का खर्चा किसी एक देश से लोगे, साथ ही साथ उसके सारे प्रदेश छीन लोगे और उसे इस तरीके से बना दोगे कि भविष्य में कभी वो ताकतवर ही ना पाए, तो वो देश भविष्य में जरूर बदला लेगा। अमेरिका इसीलिए अलगाव की नीति चाहता था, वो अलग होना चाहता था, ये आप सभी को याद रखना है। इसके साथ साथ अब भाई राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे उस समय इसी बात को लेकर काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि भाई अमेरिका जैसी एक महाशक्ति जो कि उस समय उसके अंदर शामिल नहीं हुई। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अमेरिका को उसके अंदर शामिल होना चाहिए, लेकिन उस समय जो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस चीज़ का कड़ा विरोध किया था और उन्होंने डायरेक्टली कह दिया राष्ट्र संघ जिस हिसाब से काम करेगा, जहाँ से लोगों की सोच पता चल रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। आप सभी को याद रखना है। थर्ड पॉइंट आप सभी के लिए, जर्मनी को 1926 में जो है राष्ट्र संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली। 1926 में से शामिल होने की अनुमति नहीं मिली और रूस जो है 1934 में इसका सदस्य बना। ध्यान रखना है कि जर्मनी को इसकी सदस्यता नहीं मिली और जो रूस है वो 1934 में इसका सदस्य बना। उसका रीजन क्या था? जब तक जर्मनी इससे बाहर नहीं निकला। अब आप देखोगे कि भाई दुनिया की 3 ताकत ऐसी थी उस समय की, एक तो जर्मनी, वो भी ऐसा था कि ताकत थी, दूसरी बात रूस और तीसरी बात आपका अमेरिका। ये तीनों देश ऐसे थे जो अभी तक किसमें शामिल नहीं है, वो राष्ट्र संघ में शामिल नहीं है। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि भाई जो पेरिस में जो ये पूरी तरीके से शांति सम्मेलन हुआ और उसके अंदर जो संधियां हुई, इससे सिर्फ एक संघ तंत्र स्थापित हुआ। यानी बेसिकली हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सहयोग को लाना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के विवादों को सुलझाना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम युद्ध ना करने की ऐसी पॉलिसीज को हम सोच रहे थे कि राष्ट्र संघ हमारे लिए ये सारी चीजें करेगा। लेकिन 1920 में हम देखते हैं संघ ने लिथुआनिया को जो आपको विलना के उसके दावे का समर्थन किया। यानी पोलैंड जो है, पोलैंड द्वारा जो लिथुआनिया का जो प्रदेश था वो पोलैंड को उसको दे दिया गया। लिथुआनिया का जो प्रदेश था वो किसको दे दिया गया? पोलैंड को दे दिया गया। और इस वजह से ही ये घटनाएं जो आपकी जो है फुकरू घटना कहलाती है। ध्यान रखना कि क्षेत्र किसका था? लिथुआनिया का, एक द्वीप था और उस द्वीप को किसको दे दिया गया? पोलैंड को दे दिया गया। इस वजह से ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक क्या किया था, सीमा विवाद आयोग बनाया और उसके अधिकारी जो थे वो तीनों के तीनों अधिकारी जो थे वो इटली में क्या किए गए? मारे गए। और मुसोलिनी जो था वो इटली का तानाशाह था। आप सभी को याद रखना है, ये मुसोलिनी वर्ड याद रखना है, ये कहाँ का तानाशाह था? इटली का तानाशाह था। उसने क्या किया भाई, मुसोलिनी ने जो है कहा कि भाई जो ये टापू कोफरू है यही सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, यही सबसे बेकार है, इसकी वजह से ही इनकी हत्याएं हुई है और ये विवाद चल रहा है। अगर इस टापू को ही अगर हम पूरी तरीके से बैन लगा दें या फिर ऐसे आयोग को दे दें जो इस पर अच्छे तरीके से शासन कर सकता है तो इस दोनों देशों में विवाद होगा ही नहीं। लेकिन ये भी हम देखते हैं तो ये भी घटना नहीं हो पाती पूरी तरीके से। नेक्स्ट आप सभी के लिए पॉइंट है कि भाई अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहली बात तो
संयुक्त राष्ट्र संघ में से आज देखते हो आप सुरक्षा परिषद में 193 मेंबर है, लेकिन 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद में 27 सदस्य हैं। अगर 27 सदस्यों के पास में एक वीटो पावर होता है, अगर कोई सदस्य अपनी सहमति नहीं जताता सुरक्षा या विश्व की शांति के मामले में तो वो फैसला नहीं लिया जाता। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी इसकी कमजोरी ये थी कि इसकी निर्णय प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो भी डिसीजन होते थे वो सबकी सहमति से ही होते थे और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो कोफलू घटना के बाद में आप देखोगे ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति होता था जो इसके फैसले में अड़चन बन जाता था। इसीलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई जो युद्ध जैसी समस्या थी ये कई देशों में बरकरार रही और साथ ही साथ में हम ये भी देखते हैं कि देशों के अंदर संघर्ष लगातार जारी रहा। ये आप सभी को याद रखना है। और क्योंकि निर्णय हो ही नहीं पाता था किसी न किसी विषय को लेकर, क्योंकि सहमति सबकी हो नहीं पाती थी, सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते थे और वो सर्वसम्मति हमें कभी दिखती नहीं थी, सभी लोग उसके अंदर शामिल नहीं हो पाते थे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा क्या किया गया, इसके सदस्यता को कई प्रोटोकॉल जो थे उन्होंने इनको मानने से भी इनकार कर दिया था। तो मेन बात आपको इसका ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई एक सदस्य देश भी इसके फैसले को नहीं मानता था तो वो फैसला नहीं होता था, क्योंकि वो सर्वसम्मति से सबकी सहमति से होता था वो फैसला। एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा। इसके बाद में अमेरिका, रूस निरंतर जो थे इसमें अनुपस्थित थे, यानी इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते थे, राष्ट्र संघ में थे ही नहीं। और इटली की चतुरता राष्ट्र संघ से बढ़ गई थी। मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, इटली की दुश्मनी राष्ट्रसंघ से क्यों बढ़ गई, क्योंकि इटली ने क्या किया, अबिसीनिया पर जब आक्रमण किया और अबिसीनिया पर आक्रमण करने के बाद में उस पूरे प्रदेश को अपने हिस्से में ले लिया। लेकिन राष्ट्रसंघ चाहता था कि इटली जो है उस प्रदेश को मुक्त कर दे, इटली उस प्रदेश को क्या कर दे, मुक्त कर दे। लेकिन क्या हुआ कि इटली ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देश थे जो लोकतंत्र को समर्थन करते थे, तो उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी उन्होंने कि भाई इटली के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर इटली ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देगा तो जो इस अबिसीनिया प्रदेश है इसको पूरी तरीके से शासन के लिए हम राष्ट्र संघ के अधीन बना दें। इसके साथ साथ जब इटली में तानाशाही थी, ऐसी ही तानाशाही व्यवस्था जापान में और जर्मनी में भी आ गई। आपको पता है जापान में जो है वो तोजो आ गया, और साथ ही साथ में अगर जर्मनी की बात करें तो ये वैसे जापान में सैनिक तंत्र था, लेकिन हम उस सैनिक तंत्र को हम क्या कह सकते हैं, हम तानाशाही की संज्ञा दे सकते हैं एक तरीके से। और जर्मनी में कौन आ गया, हिटलर आ गया। तो भाई इन तानाशाहों के आने से भी राष्ट्रसंघ को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली राष्ट्रसंघ के निर्णयों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। 1931 में जापान की जो सेना बल थी उसने क्या किया, चीन का जो मंचूरिया प्रदेश था, संसाधनों वाला, कोयला वाला, इसको कब्जा लिया। चीन राष्ट्र संघ में जाता है, अपील करता है और जापान की निंदा करते हैं। जापान को ये बात कही जाती है कि अपनी सेना वापस बुला लो, लेकिन जापान ने इनकार कर दिया। 1932 में जो लॉर्ड लिटन थे उनके अधीन में एक आयोग बनाया गया। उसने आयोग ने निर्णय भी दिया कि गलती दोनों तरफ से हुई है और मंचूरिया प्रदेश जो है वो क्या करेंगे भाई, इटली से लेकर जर्मनी, जापान से लेकर हम क्या करते हैं, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के शासन में दे देते हैं। लेकिन भाई जापान ने बिल्कुल मना कर दिया और जापान ने अस्वीकार हो गया और वो बिल्कुल क्या करता है, राष्ट्र संघ को छोड़ देता है। और वो क्या करता है, राष्ट्र संघ को छोड़कर बाहर निकल जाता है। आप सभी को याद रखना है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनके लिए एक गंभीर समस्या बन गई थी, क्योंकि अगर वो जर्मनी का और जापान का बहुत ज़्यादा विरोध करते, खासतौर पे जापान का, तो उनके व्यापार में उनको नुकसान हो सकता था। इसीलिए उन्होंने इनको कुछ कहा भी नहीं, उस समय जापान को कुछ कहा भी नहीं। इसके अलावा संघ में तत्काल में हुए जो निशस्त्रीकरण के सम्मेलन थे वो असफल रहे। यानी ऐसे देश जैसे जर्मनी थे, जर्मनी के ऊपर हथियारों की होड़ पे रोक लगा रखा था वर्साई की संधि के तहत। फ्रांस जो था वो हथियारों की होड़ को कंटिन्यू कर सकता था, जर्मनी पे प्रतिबंध लगा था। जर्मनी ने बिल्कुल मना कर दिया, हम इस संधि को नहीं मानते और हम क्या करेंगे, हम भी हथियार बनाएंगे। फ्रांस का कहना था कि भाई कम से कम 8 वर्षों के लिए इसे, ये जो जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई, इसे और आगे बढ़ाया जाए ताकि जर्मनी जो है वो हथियार ना बनाए और भविष्य में युद्ध जैसा माहौल क्रिएट ना करे। लेकिन ऐसा होता नहीं, जर्मनी ने डायरेक्टली कह दिया हम इस संगठन में शामिल है ही नहीं, वो इसमें से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा सबसे गंभीर जो है धक्का अक्टूबर 1935 में लगता है, जब इटली ने किस पे आक्रमण किया, अबिसीनिया पर आक्रमण किया, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस लिंक दिए गए हैं,
अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय